अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइजेस को लेकर, जहां GF-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के पार्टिसिपेशन के बाद पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। और यहां बहुत सी जो इंटरनेशनल न्यूज़ साइट्स हैं वो इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि नेटो कंट्रीज़ जो कि इस एक्सरसाइज में आई हुई थी और इसके साथ साथ गल्फ नेशंस, अरब नेशंस, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट यानी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ की है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर। और ख़ास तौर पर एक कमज़ोर समझा जाने वाला एयरक्राफ्ट जितना बेहतर परफॉर्म कर सकता था और जिस किस्म की स्टनिंग परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट ने दी है उसको लेकर इसको प्रेज किया जा रहा है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक ऑफिशियल ने डायरेक्टली कंपेयर किया है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ। तो हम इन चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 जिन्होंने स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया कि ये सऊदी अरेबिया में होने वाली इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हैं जो कि सऊदी अरेबिया के एयर वॉर सेंटर में मुनक़द की गई। यहाँ सऊदी अरेबिया की तरफ से उनके F-15 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था। उसके अलावा टोर्नेडो एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था बहरीन के F-16 से। फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान अपने GF-17 ब्लॉक 3 और GF-17 ब्रेवो एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। एज वेल एज यहाँ हमें अमेरिका के F-16, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिराज 2000 और यूनाइटेड किंगडम के टोर्नेडो एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ओमान के यूरोफाइटर टाइफून्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। बुनियादी तौर पर इस एक्सरसाइज का मकसद एक तो ये था कि जॉइंट ट्रेनिंग, उसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज की शेयरिंग जो होती है मुख्तलिफ नेशंस एक दूसरे के साथ करती हैं वो, एंड आप नई एयर टू एयर टैक्टिक्स डेवलप करते हैं। इन एक्सरसाइजेस का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपकी एयरफोर्स में आपके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको पता लगते हैं। मतलब कि अगर आपकी एयरफोर्स में मान लीजिए कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कमी है, उसमें आपको कुछ मजीद इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ऐसी एक्सरसाइजेस से आपको पता लगता है कि हमें किस किस फील्ड में कितनी कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इस एक्सरसाइज को ओवरऑल देखा जाए तो GF-17 सबसे ज्यादा कमजोर एयरक्राफ्ट था, हम कह सकते हैं टेक्निकल बेसिस पर। वो इस वजह से कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था और इसके मुकाबले में जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो सब हैवी वेट एयरक्राफ्ट थे। और F-16 और मिराज 2000 की सूरत में मीडियम वेट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो GF-17 डिसएडवांटेज में था, बट स्टिल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसको लेकर इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ तक कि नेटो और गल्फ कंट्रीज भी इसको लॉर्ड कर रही हैं कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के विजन एज वेल एज पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हिकमत अमली है उसको वाजे करता है। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक ऑफिशियल ने GF-17 ब्लॉक 3 को लेकर एक अहम बयान दिया है। ये दो बयान आते हैं, पहला तो हाल के चीफ का है एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक एसोसिएट का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चीफ डॉक्टर DK सुनील, उनकी बात की जाए तो उन्होंने GF-17 को कंपेयर किया है इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ। और यहाँ उन्होंने कहा है कि LCA तेजस में सिर्फ इंजन ही इंडिया का नहीं है, बाकी सब कुछ इंडिया ने खुद बनाया है। तो हम जरा इसको डिकोड करते हैं। LCA तेजस का अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आप सिस्टम सारा उठाएं वो ऑलमोस्ट इजरायली है, इजरायली बेस्ड है। एज वेल एज उसकी इजेक्शन सीट वो UK से आती है। उसमें जो मिसाइल्स लगते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो या रशियन है या वो आगे चलकर इजरायली है। इसके इंजन में जो चार्ज इंजन एम्पलीफायर है वो डेनमार्क से आता है। उसके अलावा भी छोटे मोटे ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिया अपने इत्तेहादियों से खरीदता है, देन उसे LCA तेजस में लगाया जाता है। अगर हम GF-17 को देख लें तो ये एक जॉइंट वेंचर है। इसका एयर फ्रेम पाकिस्तान खुद तैयार करता है एंड इससे पहले 2007-2008 के अवाइल में इसकी जो एवियोनिक्स थी वो चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट करता था। बट वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इसकी एवियोनिक्स को TOT के तहत अपने मुल्क में बनाना शुरू किया और अब इसकी जो एवियोनिक्स है, मिशन कंप्यूटर है, वो सब पाकिस्तान में बनता है। ऑल्दो वो TOT के अंडर बनता है और पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ उसमें काफ़ी इंडिजनाइजेशन की है, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं। इसी तरह इजेक्शन सीट की बात की जाए तो अगेन GF-17 में भी UK की मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट यूज़ होती है, रशियन इंजन यूज़ होता है और पाकिस्तान ने कभी भी इसको इस तरह पोर्ट्रे किया ही नहीं कि ये कोई 100% इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। यहाँ एक और अहम चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि टेक्नोलॉजी को खुद से पैदा नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है। जैसा कि जो आज अमेरिका या रशिया के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर आप इसको ट्रेस बैक करें तो बुनियादी तौर पर ये जर्मन्स के पास टेक्नोलॉजी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रशिया इस टेक्नोलॉजी को खुद उन्होंने एक्वायर किया थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस। इसी तरह जब कोल्ड वॉर का ईरा स्टार्ट हुआ तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रुझान बहुत ज़्यादा देखने में आया। जैसा कि चाइना और रशिया की जब दोस्ती थी तो चाइना ने बहुत सी टेक्नोलॉजीज रशिया से बोरो की, आप समझ लें एक्वायर की, उनसे सीखा, उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लोकलाइज किया और फिर खुद से उनमें इंडिजनाइजेशन और नई से नई चीज़ें चाइना ने डेवलप की।
इसी तरह अगर हम इजराइल को देखें तो उसने अमेरिका से कई मामलात में टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल की। अमेरिका ने नेटो कंट्रीज से कई मामलात में टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल की। तो बात कहने का मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्रैच से डेवलप नहीं की जा सकती, या आप ये समझ लें कि कुछ ना कुछ पहले मौजूद होता है, आप उसमें कुछ नई चीज़ ऐड कर देते हैं, कोई नई जिद्दत ले आते हैं। सो इंडिया का ये जो शुरू से कंसेप्ट रहा है कि हमने तो किया ही सब कुछ खुद है, शायद यही वो हट दर्मी है कि जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट आज तक वैसे का वैसा ही है और उसमें कभी कोई बेहतरी नहीं आ सकी। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का रिसेंट बयान आप देख चुके होंगे, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया था कि फरवरी 2025 में 11 तेजस एयरक्राफ्ट आपको तैयार हालत में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब एरो इंडिया 2025 में मैं आया हूँ तो यहाँ एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट मुझे देखने को नहीं मिला। और ये बयान आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के बारे में कहा कि इसके सिर्फ मिशन कंप्यूटर को बदल देने से ये कोई नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बन जाएगा। वेपन इंटीग्रेशन और भी बहुत सा प्रोसेस होता है, इसको प्रॉपर ऑपरेशनलाइज करना, इस पर टेस्ट एंड ट्रायल्स करना और वो टेस्ट एंड ट्रायल्स सेटिस्फैक्टरी हों। ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो तेजस एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का तेजस MK1A एयरक्राफ्ट कहलाएगा। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम GF-17 को भी देखें तो 2019 के स्टार्ट में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और मार्च 2023 में इसको इंडक्ट किया गया था। तो उसके दरमियान 3 साल का गैप है। 1 साल का गैप एक्स्ट्रा इस वजह से आया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स है वो एक साल डिले हो चुके थे और पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था। और इस पर 2 साल रिगरस टेस्टिंग चली है। ऐसा नहीं था कि ब्लॉक 3 बस बना और एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया। वो अलग चीज़ है कि पाकिस्तान में हर डेवलपमेंट की उस तरह खबर नहीं मिलती जैसे इंडिया में आती है। अब इसके बाद हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऑफिशियल की बात कर लें तो उन्होंने यूरेशियन टाइम को ये बताया कि तेजस एयरक्राफ्ट ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा मैनूवरेबल है, एजाइल है और ये रिलायबल एयरक्राफ्ट है GF-17 की बदौलत। वो रिलायबल कितना है वो तो हम भी जानते हैं कि GF-17 को कितने कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और तेजस को कितने मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी का यहीं से पता लग जाता है और कितना ऑपरेशनलाइज्ड है एक एयरक्राफ्ट उसका भी पता लग जाता है। अगर मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो अगर तेजस एयरक्राफ्ट बगैर वेपन पेलोड के उड़े तो नो डाउट वो GF-17 से ज़्यादा मैन्यूवरेबल है। उसकी वजह ये है कि ये टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब इस पर विंग लोड ज़्यादा हो जाता है, जब ये वेपन्स कैरी कर लेता है तो इसकी आस्पेक्ट रेशो चूँकि बहुत ज़्यादा पुअर है, तब इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कम नहीं होती बल्कि क्रैश कर जाती है। जबकि जो कन्वेंशनल विंग डिज़ाइन हैं या इवन कैनार्ड विंग वाले डिज़ाइन, इनमें अगर आप वेपन लोड लगा भी लेते हैं तो कैनार्ड्स या जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक एयर को डील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैनूवरेबिलिटी कम होती है लेकिन थोरोली क्रैश नहीं होती। सो ये एक इशू तेजस एयरक्राफ्ट के साथ है और इसी वजह से तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में कैनार्ड्स इंडिया लेकर आ रहा है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।